तो साल था 1957। ईरान और अमेरिका एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके बाद यूएसए की मदद से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है, जहां अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूल, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट सब प्रोवाइड करता है। फास्ट फॉरवर्ड साल 2025, इसराइल और अमेरिका दोनों मिलके ईरान की इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करते हैं, जहां अमेरिका अपने स्टेल्थ बॉम्बर यानी B-2 बॉम्बर तक का भी इस्तेमाल कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हो गया कि जिस यूएसए ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया था, वो आज इसके सख्त खिलाफ है। चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अमेरिका ने 1957 में ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। उस समय ईरान पर राज था ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का, और ईरान के वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूएसए के साथ तब काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, जहां यूएसए के सपोर्ट से 1970s में ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलप करना शुरू किया। फिर आया साल 1979, जब ईरान में हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन और ईरान के शाह को हटाकर आयतुल्लाह खोमेनी ने ईरान की सत्ता अपने हाथ ले ली और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। और उसके बाद से जो यूएस और ईरान के रिलेशंस बिगड़े हैं वो आज तक नहीं सुधरे। न सिर्फ यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपना सपोर्ट वापस लिया, बल्कि वो अब इसके सख्त खिलाफ है। दरअसल वेस्टर्न देशों को ये टेंशन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कर सकता है, और यूएसए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। पर आखिर क्यों? तो बंधु, ईरान की लोकेशन अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक है। एक तो ये देश मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आता है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20 to 30% ऑयल और 1/5 नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है, उस पर ईरान का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब मिडिल ईस्ट यूएसए और उसके इंटरेस्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां से ग्लोबल ट्रेड, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी काफी कंट्रीज जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच से गुजरती है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के आधे से ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन बना देता है। इन एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन लेवल्स और स्टेबिलिटी डायरेक्टली ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे में यूएसए ये नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर और एनर्जी प्राइसेस पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली जब उसकी लोकेशन मिडिल ईस्ट में इतनी स्ट्रेटेजिक है, जो कि यूएसए के इंटरेस्ट और मिडिल ईस्ट पर फैले उसके इन्फ्लुएंस के लिए बैड न्यूज होगी। पर हाँ, तुम्हारा एक लाइक इस वीडियो के लिए जरूर गुड न्यूज होगा। जब मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन का माहौल हो जाता है तो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट असर पड़ता है। एनर्जी प्राइसेस से लेकर इन्वेस्टर लोगों के कॉन्फिडेंस और गुड्स के मूवमेंट तक सब कुछ अफेक्ट होता है। ऐसे में कल को अगर ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ जाएंगी। अकेले एनर्जी मार्केट में ही काफी उथल पुथल आ सकती है, जो तेल के दामों को भी सातवें आसमान पर ले जाएगी। अब ऐसा हो भी क्यों ना? मिडिल ईस्ट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट्स का घर है, जो ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। इंडियन ओशन से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक जो सी रूट रेड सी के थ्रू जाता है, जिसमें सुएज कनाल और बाब अल मंडब स्ट्रेट आते हैं। यहाँ से लगभग 12 to 15% ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम, 25 to 30% कंटेनर शिपिंग, 12% ऑयल जो शिप्स के जरिए जाता है और 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंपॉर्टेंस के बारे में अपन तो पहले ही बात कर चुके हैं, और ये तो समुद्र के ऊपर की बात हो गई। क्या तुम्हें पता है मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नेटवर्क है अंडर सी केबल्स का, जिसके थ्रू दुनिया का लगभग 25% टेलीकम्युनिकेशन होता है। रोजाना लगभग $10 ट्रिलियन से ज्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्हीं केबल के थ्रू होते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट का स्टेबल रहना सिर्फ यूएस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही जरूरी हो जाता है। दरअसल ग्लोबल ऑयल मार्केट डिमांड और सप्लाई के मुताबिक चलता और चेंज हो रहा होता है। अगर कहीं भी सप्लाई चेन ब्लॉक होती है तो उसका असर हर जगह होता है। पेट्रोल से लेकर खाने के दाम सब बढ़ते हैं, चाहे वो वॉशिंगटन हो या मुंबई। और जब ऐसा होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है, हर जगह की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। ईरान ऑलरेडी हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे अपने प्रॉक्सीज से यूएस, इजराइल और राइवल अरब कंट्रीज की नाक में दम करे हुए है। ऐसे में न्यूक्लियर आर्सेनल के आ जाने से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉसिबली एग्रेसिव हो सकता है, जो इन देशों की दिक्कत बढ़ाएगा ही। हो सकता है अगर यूएस और उसके पार्टनर्स इसके बाद ईरान पे कड़े सैंक्शंस लगाते हैं तो वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल ट्रेड और रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे। वो बात अलग है कि इससे ईरान की इकोनॉमी को भी भारी नुकसान होगा,
पर होने को तो ये हो सकता है, क्योंकि रेड सी में हूतीस बवाल ऑलरेडी ही कर रहे हैं। तो ऐसे में बंधु खतरा तो पक्का बढ़ जाएगा, पर सवाल उठता है कितना। जब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होती है तो यूएसए की टेंशन सिर्फ एक बॉम्ब के बन जाने से नहीं है। यूएस की टेंशन उससे काफी ज्यादा गहरी और लॉन्ग टर्म दिखती है। सबसे पहली टेंशन है खुद ईरान की रेजिम और उसकी आइडियोलॉजी। ईरान एक नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक हार्ड लाइन इस्लामिक रिपब्लिक है जो एंटी वेस्ट तो है ही, साथ ही इजराइल के ओपनली खिलाफ है। ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल एक जायनिस्ट रेजिम है जो पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, मतलब नक्शे से हटाने की बात हो रही है यहाँ पर। और इस वजह से अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल के एग्जिस्टेंस पर सबसे बड़ा खतरा आ सकता है। अब वो आएगा कि नहीं वो अलग बात है, पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और एंगल है ईरान के रिलेशंस अरब कंट्रीज के साथ, स्पेशली सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन एक्सेट्रा। ईरान एक शिया मेजोरिटी देश है और समय समय पर इन देशों के बीच शिया सुन्नी की दरार देखने को मिलती रही है। सालों से ईरान मिडिल ईस्ट में सुन्नी अरब कंट्रीज के खिलाफ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट करता रहा है, चाहे वो यमन हो या सीरिया। कि ऐसे में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर शील्ड आ जाए तो वो और भी अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि फिर उसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही का डर थोड़ा कम हो जाता है और ये चीज यूएसए और उसके अरब दोस्तों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। पर बंधु उससे भी बड़ा पंगा है खुद न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ईरान में डेमोक्रेसी है नहीं कि उसकी रजीम को हर चीज का हिसाब पब्लिक को देना पड़े। अगर कल को रजीम में कुछ अनरेस्ट हुआ या कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ताकतवर हो गया तो न्यूक्लियर हथियार या उन्हें बनाने का मटेरियल गलत हाथों में जा सकता है, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ही बड़ा खतरा बन सकता है। प्लस इस सब से मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक आर्म्स रेस भी शुरू हो सकती है, जहां हर देश अगले के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सऊदी अरेबिया ने पहले ही जाहिर करा हुआ है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो सऊदी भी न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। पर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर बनना ईरान के लिए बहुत आसान है। न्यूक्लियर पावर बनने के चक्कर में ईरान पर आज दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। इजराइल और यूएस उस पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, तो प्रॉब्लम तो है, पर इस सब के बावजूद ईरान डटा हुआ है। और बंधु सवाल यही है कि आखिर वो क्या ही रीजंस हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सब कुछ गंवाने को भी तैयार है। अब अगर ये जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मिलते हैं वहीं पे।